नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विद मुकेश कुमार में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर हल करने वाले हैं, जो हमारे वार्षिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, एक विद्यार्थी जब परीक्षा देने जाता है उसके लिए महत्वपूर्ण बातें, जो ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। विद्यार्थी के लिए जो सामान्यतः निर्देश दिए जाते हैं, सबसे पहला निर्देश आता है कि परीक्षार्थी जब परीक्षा देने जाता है तो सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन या रोल नंबर लिखने अनिवार्य होते हैं। उनको अपने रोल नंबर जरूर लिखने चाहिए। दूसरा, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य, आपको सारे प्रश्न हल करने क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं, क्योंकि विद्यार्थी जब एग्जाम देने जाता है तो उसके जितने भी प्रश्न पत्र होते हैं वो सारे हल करने क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न पत्र या प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपके पास जो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना चाहिए, ताकि कई बहुलक प्रश्न होते हैं, जो व्यक्ति बहुविकल्प प्रश्न होते हैं, एबेसद या रिक्त स्थान वाले, कई विद्यार्थी प्रश्न पत्र में ही अपने आंसर लिख देते हैं। चौथा ऑप्शन अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके कई विद्यार्थी ध्यान नहीं देते, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन्हें उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। जिन प्रश्नों के जो खंड बनाए गए हैं उन सभी के जो आंतरिक खंड बनाए गए हैं, जैसे ए, ब, स और द, जो खंड बनाए गए उन सभी का प्रश्न का उत्तर एक ही कॉलम में लिखना होता है। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, ए के ऑप्शन कई द में लिख देते हैं, द का ऑप्शन ए में लिखते हैं। ऐसा लिखने पे विद्यार्थी के जो एग्जाम में जो नंबर है वो कटौती कर दिए जाते हैं। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। कई विद्यार्थी जल्दबाजी में उत्तर नंबर तो लगा देते हैं, प्रश्न नंबर उत्तर संख्या लगाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंक बाहर काट लिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 23 में मानचित्र का कार्य से संबंधित 4 अंक आएगा। अगर प्रश्न जो संख्या 23 है आपके वार्षिक एग्जाम में, वो उसमें क्या आएगा, मानचित्र आएगा, जो आपके कितने नंबर का आएगा, 4 में, जो विद्यार्थी को निर्देश दिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 21 से लेके 23 तक आंतरिक विकल्प है। प्रश्न संख्या 21 से लेके 23 तक आपके जो विकल्प आएंगे उसके आपको क्या मिलेंगे, अथवा में आपको क्या मिलते हैं, ऑप्शन मिलते हैं, आंतरिक विकल्प मिलते हैं। चलिए, अब हमने निर्देश तो हम अच्छे से पढ़ लिए, प्रश्न पत्र को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन है, चोरी चारा कांड किस वर्ष हुआ था। तो चोरी चारा कांड किस वर्ष हुआ था, ए 1922 ईस्वी में, ब 1925 में, स 1928 में, द 1929 में। आपका चोरी चोरा कांड है किस वर्ष हुआ था, ए 1922 में, ब 1925 में, स 1928 में, द 1929 में। तो बताइए दोस्तों, किस वर्ष हुआ था चोरी चारा कांड, 1922 में। तो 1922 किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। तो दूसरा, 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक बनाकर गांधी जी ने किस आंदोलन को शुरू किया, वह था। जो गांधी जी ने नमक बनाना का जो आंदोलन शुरू किया था वो किस आंदोलन को शुरू किया था, उस आंदोलन का नाम बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन था चारों ऑप्शनों में, तो इसका ऑप्शन था जो गांधी जी ने नमक बनाकर शुरू किया था, वो आंदोलन था सविनय अवज्ञा। उन्होंने, गांधी जी चाहते थे कि शांतिपूर्वक आंदोलन की क्या करें, अवहेलना करें, क्योंकि उस समय नमक पे क्या देना होता था, टैक्स देना होता था। अठारहवीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। कौन सा देश था, यूरोप था, अमेरिका था, अफ्रीका था, ऑस्ट्रेलिया था। कौन सा देश था 18वीं शताब्दी में, तो वो ऑप्शन था यूरोप। कौन सा देश था, यूरोप देश। विक्टोरिया काल में ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग किस प्रकार की वस्तुओं को प्राथमिकता देते थे। जो विक्टोरिया काल था, विक्टोरिया काल में ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग थे, किस प्रकार की वस्तुओं को प्राथमिकता देते थे या किस प्रकार की वस्तुओं को खरीदना चाहते थे। ए ऑप्शन हस्तनिर्मित,
ब मशीन निर्मित, स स्वदेशी, द आयातित वस्तुएं। तो विक्टोरिया काल में कौन सी वस्तुओं को जो ब्रिटेन के लोग हैं, उच्च वर्ग के जो पूंजीपति लोग थे, वो कौन सी वस्तु ज़्यादा खरीदने में प्राथमिकता देते थे या सबसे ज़्यादा पसंद करते थे? तो इसका ऑप्शन है हस्तनिर्मित। जो विक्टोरिया काल में हाथों से बनाई जाने वाली वस्तुओं को ज़्यादा लोग क्या करते थे? पसंद करते थे। छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। ये कथन किसने कहा था? एक कथन कहा गया था, एक वाक्य बोला गया था कि छापाखाना जो पुस्तक जो मशीनरी प्रिंटिंग अवस्थाएं थी, तो छापाखाना प्रकृति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था मर्सिए का था। ये कथन ऑप्शन कौन सा आएगा? द। अगला ऑप्शन है निम्न में से जनमत नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्न में से जनमत नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रधानमंत्री, राजनीति दल, मुख्यमंत्री और सरपंच। जो जनमत नीति में महत्वपूर्ण योगदान देता है वो कौन है? तो इनमें से ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री। कौन सा ऑप्शन होगा? प्रधानमंत्री। अगला ऑप्शन देखें, इंडियन नेशनल कांग्रेस की विशेषता है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है, उस पार्टी की क्या विशेषता है? नई आर्थिक नीतियों का समर्थन, वामपंथी विचारधारा, सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता। उस पार्टी की जो रणनीति है उसकी क्या है विशेषता? तो उसकी विशेषता है नई आर्थिक नीति का समर्थन। जो नई आर्थिक नीति आ रही है उनका क्या करना? समर्थन करना। निम्न में से लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती है वह है। जो लोकतंत्र को मजबूत करने की कौन सी चुनौती है वो आपको क्या बतानी है? चुनौती बतानी है। तो पहला ऑप्शन है ए स्थानीय सरकारों को आर्थिक अधिकार प्राप्त करना, ब लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्य पद्धति सुधारना, स सिद्धांतों को लागू नहीं करना, द इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा होगा जो लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती है? जो लोकतंत्र को मजबूत करने की कौन सी चुनौती है वो बतानी है आपको। तो इसमें लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती है लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्य पद्धति सुधारना। जो लोकतांत्रिक जो कार्य पद्धति है उसको क्या करना? सुधारना। ये ब ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। निम्न में कौन सा गुणवत्ता हेतु प्रमाणक है? कौन सा गुणवत्ता हेतु प्रमाणक है? कौन सा गुणवत्ता नापी जा सकती है? तो कौन सा है? ISI, एग मार्क, हॉलमार्क, ये सभी। इनमें से कौन सा गुणवत्ता मापने के काम आता है? तो इनमें से ISI आता है, एग मार्क आता है, हॉलमार्क आता है। तो इनमें से ए भी सही है, ब भी सही है और द भी, स भी सही है और द भी सही। इनमें से चारों ऑप्शन आएंगे, तीनों ऑप्शन सही है। आई से मापी जाती है, एग मार्क से नापी जाती है, हॉल मार्क से नापी जाती है। अगर मान लो किसी भी विद्यार्थी में अगर मान लो उपयोग सभी ऑप्शन होता है तो उसमें उपयोग सभी नहीं लिखना होता, उसमें आपको तीनों ऑप्शन द लिखे तीनों ऑप्शन के नाम लिख देने होते हैं। अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है तो लाखों लोगों अपनी लाखों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। यह कथन किसका था? यह बात किसने कही थी? अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध करा दिया जाए, अगर सही और उचित शर्त पे गरीब व्यक्ति को ऋण उपलब्ध करा दें तो लाखों लोगों को अपनी लाखों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। ये वाक्य या ये कथन किसने कहा था? तो ये वाक्य किसने कहा था? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा था, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था या डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था? तो इनमें ने कहा था मोहम्मद यूनुस। इसमें ऑप्शन होगा मोहम्मद यूनुस ने कहा था।
निम्नलिखित में से कृषि के पश्चात किस उद्योग ने सबसे अधिक रोजगार प्रदान किए? ऐसा कौन सा उद्योग है जो कृषि को छोड़ने के बाद कौन सा उद्योग है जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान किए हैं? तो चीनी उद्योग में, लोहा इस्पात उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, पटसन उद्योग में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान किए जाते हैं? तो इनमें से उद्योग होगा वस्त्र उद्योग, जो सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान किए जाते हैं। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुए? वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुए? तो इनमें कौन हुए थे? बहुराष्ट्रीय कंपनियां, श्रमिक, भूस्वामी और उपयोग सभी। इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हुए थे जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे? तो वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुए थे? तो ए ऑप्शन है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ब श्रमिक, स भूस्वामी और द है उपयोग सभी। सबसे ज्यादा इस कौन प्रभावित है? जो वैश्वीकरण औद्योगिकरण की जो क्रांति आई थी वैश्वीकरण की प्रतिस्पर्धा में, तो सबसे ज्यादा जो वैश्वीकरण की क्रांति में प्रभावित हुए थे वो थे श्रमिक। इसमें ऑप्शन होगा ब सही। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में खालिस्तान स्थान है। भारत में चीनी उत्पादन में विश्व में खालिस्तान स्थान है। तो कौन सा स्थान है भारत में चीनी उत्पादन में विश्व में खालिस्तान स्थान है? तो प्रथम है, दूसरा है या तीसरा? तो इसमें स्थान है दूसरा स्थान। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। 18वीं सदी में मक्का के आयात पर लगी पाबंदी को खालिस्तान के नाम से जाना जाता था। जो मक्का के आयात पर लगी जो पाबंदी थी वो किस नाम से जाना जाता था? तो उस नाम को जाना जाता था कोरन लॉ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? कोरन लॉ के नाम से जाना जाता था। अगला है 3 नंबर ऑप्शन है, खालिस्तान से आज से पुरुषों और महिलाओं के मध्य कार्य के विभाजन। खालिस्तान से आज से पुरुषों और महिलाओं के मध्य कार्य के विभाजन से है। तो कार्य का विभाजन किस आधार पर किया जाता है वो बताना है आपको। तो वो विभाजन है लैंगिक विभाजन। कौन सा विभाजन है? लैंगिक विभाजन। कौन सा विभाजन है? लैंगिक विभाजन। तीसरे में होगा लैंगिक विभाजन। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और खालिस्तान की मौलिक सुविधा पर्याप्त मात्रा में है। तो केरल में शिशु मृत्यु दर कम है, जो बच्चों की मृत्यु दर है वो कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और खालिस्तान की मौलिक सुविधा उपलब्ध है। और एक तो स्वास्थ्य अच्छा है, दूसरा कौन सी सुविधा है अच्छी है जिसकी वजह से शिशु मृत्यु दर कम है? तो इसमें है शिक्षा। कौन सी है? शिक्षा। खालिस्तान ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। खालिस्तान ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। किस कार्यप्रणाली पर नजर रखता है? जो ऋणों की औपचारिक जो ऋण है, जो ऋणों के औपचारिक स्रोतों की जो कार्यप्रणाली पर नजर, अपने जो धन है उस पर नजर रखने का कार्य कौन करता है? जो ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखने का कार्य करता है इस पे नजर रखने का कार्य करता है RBI। जो ऋण पे नजर रखने का कार्य कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। चलो हिंदी में और लिख देता हूं। भारतीय रिजर्व बैंक जो ऋणों पे नजर रखने के कार्य का काम करता है। अगला है, हमारे देश में 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से खालिस्तान आंदोलन को जन्म हुआ। जो व्यवस्थित रूप से आंदोलन का जन्म हुआ था वो था, उसका कह सकते हैं कौन सा आंदोलन का जन्म हुआ था? इस आंदोलन का नाम था उपभोक्ता। कौन सा आंदोलन है? उपभोक्ता आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? उपभोक्ता आंदोलन।
अगला जो अति लघुरात्मक प्रश्न आता है, इसको भी छोटे या एक ये कहें 30 शब्दों में लिख दो। तो पहला है 95 संस्थापनाओं का लेखन किसने किया। जो 95 स्थापनाओं का लेखन किसने किया था, तो इसमें था मार्टिन लूथर ने किया था। किसने किया था? मार्टिन लूथर ने किया था। या लिख सकते हैं आप मार्टिन लूथर ने किया था। वर्टो किसे कहते हैं, या फिर निषेधाधिकार किसे कहते हैं? वर्टो निषेधन किसे कहते हैं, या फिर निषेधाधिकार किसे कहते हैं? निषेधाधिकार किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं भी? ये वो अधिकार है जिसके सहारे एक सदस्य की भी असहमति की भी प्रस्ताव को खारिज करने का अधिकार बन जाती है। अगर किसी भी एक सदस्य की भी असहमति हो तो इस प्रस्ताव को क्या कर सकते हैं? खारिज कर सकते हैं, जिससे बोला जाता है वीटो का अधिकार या फिर निषेधाधिकार। इसमें कितने सदस्य की आवश्यकता है? अगर एक सदस्य को भी एक मान लो असहमति हुई तो ये क्या हो जाता है? खारिज हो जाता है यह प्रस्ताव। ब्रिटेन के सबसे अधिक विकसित उद्योग कौन कौन से थे? जो आपको ये बताने हैं कि ब्रिटेन के सबसे अधिक विकसित उद्योग कौन कौन से थे, या उन उद्योगों के नाम बताने जो ब्रिटेन में सबसे अधिक विकसित उद्योगों थे। इसमें ब्रिटेन में सबसे ज्यादा विकसित उद्योग थे। एक तो था कपड़ा उद्योग। कौन सा उद्योग था? कपड़ा उद्योग। दूसरा था कपास उद्योग। कौन सा उद्योग था दूसरा? कपास उद्योग। दो उद्योग सबसे ज्यादा ब्रिटेन के अधिक विकसित थे, एक तो कपड़ा उद्योग और दूसरा कपास उद्योग। दो ही उद्योग सबसे ज्यादा विकसित थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन्हीं दो राज्यों के नाम बताएं जहां पर वर्षा जल संग्रहण का तरीका अपनाया जाए। ऐसे दो राज्यों के नाम बताने हैं जहां वर्षा जल संग्रहण का तरीका अपनाया जाता है। तो वहां वो दो राज्य का नाम है, एक राज्य तो है मेघालय। एक राज्य कौन सा है? मेघालय। दूसरा राज्य है राजस्थान। एक राज्य तो का नाम है मेघालय, दूसरा राज्य का नाम है राजस्थान, जहां वर्षा जल संग्रहण का तरीका अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 6 पे आते हैं, भारत का सबसे प्राचीन और कृत्रिम समुद्र तट कौन सा? ऐसा कौन सा तट है जो भारत का प्राचीन और सबसे कृत्रिम तट माना जाता है? तो वो माना जाता है चेन्नई। कौन सा तट माना जाता है? चेन्नई, जिसका दूसरा नाम हम यूज करते हैं मद्रास। कौन सा तट माना जाता है? चेन्नई। लोकतंत्र व्यवस्था मुख्य किस आधार पर आधारित है, या लोकतंत्र जो व्यवस्था है वो किसके आधार पर आधारित है, किस पे टिकी हुई है? तो इसका लोकतंत्र जो व्यवस्था है राजनीतिक समानता पर आधारित है। किस बात पे आधारित है? राजनीति में सबको समान अधिकार है, या हम कह सकते हैं राजनीतिक समानता पर आधारित है। किस बात पे? समानता पर। लोकतंत्र का कोई एक गुण बताएं। जो लोकतंत्र है उसका आपको क्या बताना है? एक गुण बताना है जो आपको अच्छी बात लगती हो। लोकतंत्र का एक गुण है जो आपको बताना है। आप इसमें बता सकते हैं लोकतंत्र एक उत्तरदायी है, जिम्मेदार है, वैध शासन है व्यवस्था है, जो एक संवैधानिक शासन है व्यवस्था। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, एक गुण मांगा है तो आप ये लिख सकते हैं उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, उत्तरदायी या फिर जिम्मेदारी या वैध शासन व्यवस्था है। सूचना के अधिकार
कानून की दो विशेषता लिखिए। जो सूचना के अधिकार है, कानून की दो विशेषता लिखिए। जो दो आपको क्या बतानी है, विशेषता बतानी जो सूचना के अधिकार पे है। जो दो विशेषता ये है कि पहली तो देखो, लोकतंत्र जो सूचना का अधिकार है, तो आपको सूचना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक इसमें सूचना प्राप्त होती है या तो लोग क्या हो, जागरूक हो, सक्रिय हो कार्य में। दूसरा, भ्रष्टाचार पे क्या लगाया जाए, अंकुश लगाया जाए। एक तो आप ये लिख सकते हैं लोग क्या हो, जागरूक हो। दूसरा बात ये लिख सकते हैं कि भ्रष्टाचार पे क्या लगाया जाए, अंकुश लगाया जाए, या भ्रष्टाचार को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। जागरूक या भ्रष्टाचार को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। अगला क्वेश्चन है, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है। मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है, तो आपको यह बताना है कि मध्यवर्ती जो वस्तुएं हैं वो क्या है। तो आप ये लिख सकते हैं, जिनका प्रयोग उत्पादन कच्चे माल के रूप में उत्पादन प्रक्रिया में करता है अथवा उन्हें फिर से बेचने के लिए खरीदा जाता है, वो कौन सी वस्तुएं होती हैं, मध्यवर्ती। या जिससे हम क्या ये कहते हैं कि जिनका प्रयोग हम उत्पादन कच्चे माल के रूप में उत्पादन प्रक्रिया में करते हैं तथा या अथवा उन्हें फिर से बेचने के लिए खरीदा जाता है, वो कौन सी वस्तुएं होती है, मध्यवर्ती क्या होती है, वस्तुएं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है। जो तीसरा सेक्टर होता है, जो उसको सेवा सेक्टर क्यों कहा जाता है, तो आप ये बता सकते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में किसी भी वस्तु का क्या नहीं किया जाता, उत्पादन नहीं किया जाता। यहाँ पे जो तृतीय क्षेत्र होता है उसमें किसी भी प्रकार की वस्तुओं का क्या नहीं किया जा सकता, उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि सेवाओं का क्या किया जाता है, सर्जन किया जाता है। जैसे अध्यापक है, डॉक्टर है, वकील है, ये जो कैटेगरी आती है, इनका मतलब ये जो तृतीय क्षेत्र में क्या नहीं किया जा सकता, जो सेवा वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता, इसलिए हम तृतीय क्षेत्र में क्या कहते हैं, सेवा सेक्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, साक्षरता दर को परिभाषित कीजिए। जो साक्षरता दर है उसको परिभाषित करना है कि साक्षरता दर किसे कहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि साक्षरता दर है जो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। जो 7 से अधिक वर्ष के 7 हो या 7 से अधिक वर्ष की आयु के व्यक्ति जो साक्षर है, वो जनसंख्या अनुपात को क्या कहते हैं, साक्षरता दरें कहते हैं। 7 वर्ष से क्या होगा, 7 भी हो सकता है और 7 से क्या हो सकता है, अधिक। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में कावूर की भूमिका क्या थी। अब आपको पहले ही पता है कि इटली के एकीकरण में कावूर ने क्या भूमिका की थी। तो एक तो सीधी सी बात है, जब वो इटली का एकीकरण हुआ था तो उसमें कावूर ने के आंदोलन का क्या था, जो इटली का कावूर में आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। कावूर ने इटली को एक राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए कूटनीतिक संधियों का क्या लिया था, सहारा लिया था। राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए इटली को एक कूटनीतियों का सहारा लिया था। उनमें उसने एक फ्रांस के साथ संधि और ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। इसमें और भी लिख सकते हैं। अगला है, भारत मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़े बेचने के लिए लेबल का प्रयोग क्यों किया जाता। तो मैनचेस्टर था, उद्योगपति थे बड़े, जो विदेशों से वस्त्र लाते थे, वो भारत का ही लेबल क्यों लगाते थे, इसका सबसे बड़ा क्या कारण था। तो इसका ये कारण था कि जो भारत में कपड़ा बेचना प्रारंभ किया तो कपड़ों पे, बंडलों पर लेबल लगाते थे। लेबल का ये लाभ हो जाता था कि क्रेता, जो वस्तु कपड़े खरीदने वाला था, को कंपनी का नाम और उत्पादन संस्था का पता चल जाता था। लेबल वस्तु की गुणवत्ता का प्रतीक होता था। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिख दिया जाता था तो खरीदने को कपड़ा खरीदने में किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता था, डर नहीं होता था। जो एक उसकी गुणवत्ता थी उसका मैनचेस्टर क्या था, प्रतीक था। ये कह लें कि गुणवत्ता का क्या था,
प्रतीक था। अगर मैनचेस्टर लगा है, लेबल लगा है, तो लोगों को ये लगता था ये कपड़ा अच्छा है, जो लोगों को भय था वो क्या हो जाता था, मिट जाता था। हम ये कहते हैं गुणवत्ता का प्रतीक था, जो जिसकी वजह से लोगों को भय समाप्त हो जाता था। हिमालय यव क्या है, इसकी उपयोगिता बताएं। जो हिमालय यव था वो क्या है, इसकी उपयोगिता बतानी है। हम सीधी सी बात है कि हिमालय यव का सीधी सी बात पता चल रहा है कि हिमालय एक प्रकार का जो औषधीय क्या था, पौधा था। ये चीड़ के प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष होता है। जो हिमालय यव एक चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष होता है और ये हिमालय प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के कई भागों में पाया जाता है। ये पौधा कहाँ पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश के कई भागों में पाया जाता है। इस पेड़ की छाल की पत्तियों और जड़ों के टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, जिसका उपयोग क्या करते हैं, जो कैंसर के मरीज होते हैं उनकी दवाइयां बनाने में किया जाता है। जल दुर्बलता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है। जल दुर्बलता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है। तो सीधी सी बात है, अगर जल की अत्यधिक एक स्थान मांग तुलना में अगर अधिक हो रही है, कमी आ रही है, जो हम जल की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या होता है, जल दुर्बलता होती है। अब इस मांग को कमी आने का क्या कारण है, वो सबसे बड़ा कारण है कि अत्यधिक जनसंख्या बढ़ने के कारण प्रति व्यक्ति पानी की जो उपलब्धता है निरंतर क्या हो रही है, कमी हो रही है। दूसरा, हम बगैर सोचे समझे जल का क्या कर रहे हैं, अति दोहन कर रहे हैं। तीसरा टॉपिक आता है जल का अत्यधिक हम क्या कर रहे हैं, व्यक्ति प्रयोग कर रहा है। समाज में जल संसाधनों का असमान वितरण है। कई लोगों को जल अत्यधिक आवश्यकता से भी अधिक मिल जाता है और कई लोगों को आवश्यकता के अनुरूप भी जल नहीं प्राप्त होता। जल का हम सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं। अगला टॉपिक हम लिख सकते हैं कि जो वर्षा का जल है हम उसको सही रूप से क्या नहीं कर रहे, संरक्षण नहीं कर रहे। भारत सरकार द्वारा कृषि के आधुनिकीकरण के लिए क्या क्या कदम उठाए। जो भारत सरकार था, कृषि के आधुनिकीकरण में क्या क्या कदम उठाए, तो भारत सरकार ने सबसे बड़ा कदम उठाया था कि भारत कृषि में सुधार लाने की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्या की थी, स्थापना की थी। तो सबसे मोस्टली टॉपिक आप ये लिख सकते हैं कि भारत सरकार ने कृषि सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की क्या की थी, स्थापना की थी। कृषि विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की थी कृषि क्षेत्र में। पशु चिकित्सा सेवा सेक्टर भी स्थापना की थी। पशुओं के जो प्रजनन केंद्र हैं, जो जन्म केंद्र है वो भी, और बागवानी का क्या किया गया था, विकास किया गया था। मौसम विज्ञान और मौसम पूर्वानुमान क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को भी क्या दी गई थी, प्राथमिकता दी गई थी। अगला है, किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उसका आर्थिक बैरोमीटर क्यों कहा जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसको आर्थिक बैरोमीटर क्यों कहा जाता है, तो इसमें लिख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक देशों के मध्य किया जाता है। जैसे एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करना, मतलब दो देशों के मध्य व्यापार करना क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। व्यापार के दो घटक होते हैं, एक आयात होता है, एक निर्यात होता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या प्राप्तिक निर्यातों से आंकी जाती है, जो हम निर्यात करें उसके हम क्या नापी जाती है। जिससे देश की निर्यात आयात की अपेक्षा जितना अधिक होंगे उससे विदेशी मुद्रा भी क्या आएगी, उतनी अधिक हमें प्राप्त होगी। देश के आर्थिक रूप में समृद्धि होता चला जाएगा। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की यही प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक मानी जाती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है, क्योंकि अगर हम एक दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं तो उस देश की करेंसी हमारे देश में अधिक आती है, और उसको नापने का सीधा सी बात है कि अगर हम जितना हमने आयात किया उससे अधिक हमें क्या करना है, निर्यात करना है। और इस सब को नापने की जो एक पद्धति है उसको क्या कहा जाता है, आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने एक बड़े टकराव का रूप ले लिया, कथन को स्पष्ट कीजिए। एक ऐसा क्या कथन था कि श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने एक बड़े टकराव का रूप ले लिया, इस कथन या कथन को स्पष्ट कीजिए। तो ये कथन क्या था, दो समुदाय थे उनके बीच में टकराव का रूप लेने का ये गहरा युद्ध में परिणत हो गया था। और इसकी सबसे बड़ी ये बात थी कि कौन कौन दो समुदाय थे, एक तो सिंहली और एक लोग दूसरा समुदाय कौन था, तमिल लोगों के बीच में जो एक अविश्वास की धारणा उत्पन्न हुई और इसकी वजह से ये किसके बदल गया था, गहरा युद्ध का बदल गया। तो दोनों पक्षों में क्या लोग, क्योंकि हजारों लोग मारे गए, अनेक परिवार
अपने देश से भागकर शरणार्थी बन गया था। अनेक लोगों ने व्यवसाय का चौपट हो गए और इस गहरा युद्ध में श्रीलंका के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परेशानियां क्या हुई थी, उत्पन्न हुई थी। अगला देखें, टॉम स्मिथ व जॉन कॉलिंस ने 1968 ईस्वी में मेक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक खेलों के समय संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाले रंग भेद मसले के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान किस ओर आकर्षित किया। ऐसा उन्होंने क्या किया था कि जिसकी वजह से उनका लोगों का क्या हुआ, ध्यान आकर्षित हुआ था। तो सबसे पहले अगर आपको याद होगा, हमने पाठ में पढ़ा था कि उन्होंने अमेरिकी अथवा अश्वेत लोगों की गरीबी जताने के लिए बिना जूते केवल मोजे पहनकर क्या लेने पहुंच गए थे, पुरस्कार लेने पहुंच गए थे। जब उनको पुरस्कार दिया जा रहा था तो वो जूता कुछ भी नहीं पहन के, सिर्फ जुराब पहन के चले गए। दूसरा, टॉमी स्मिथ ने अश्वेत लोगों की आत्मगौरव का प्रतीक काले मफलर जैसा परिधान अपने गले में पहन लिया और जॉन कॉलिंस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मणियों की जो माला है वो गले में धारण कर ली थी। तो ये उनकी क्या थी, जो टॉमी स्मिथ और जॉन कॉलिंस ने जो मेक्सिको में जो ओलंपिक हुआ था उसकी जो पुरस्कार लेने के समय गए थे जो लोगों की। अगला क्वेश्चन देखें, कभी कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप ले लेते हैं, इस कथन की व्याख्या उदाहरण देकर कीजिए। अब इसको आपको उदाहरण भी देना है और व्याख्या भी करनी है। तो इसका सबसे बड़ा कारण था, हम ये कैसे, लेकिन अधिकांश आंदोलन राजनीतिक दल से संबंध नहीं होते, लेकिन उनका एक राजनीतिक पक्ष होता है। जो भी आंदोलन होता है उनका राजनीतिक से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन उसका राजनीतिक पक्ष जरूर होता है। आंदोलन की राजनीतिक विचारधारा होती है, बड़े मुद्दों पर उनका राजनीतिक पक्ष होता है। राजनीतिक दल और दबाव समय के मध्य संबंध का कोई रूप धारणा कर सकता है, जिससे कुछ प्रत्यक्ष होता है और कुछ अप्रत्यक्ष होता है। दो बातें होती है, एक तो कुछ प्रत्यक्ष राजनीति से जुड़े होते, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे। कभी कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप ले लेते हैं। उदाहरण के लिए हम लें तो विदेशी लोगों के विरुद्ध विद्यार्थियों ने असम आंदोलन चलाया था। जो विदेशी लोगों के विरुद्ध जो असम में आंदोलन चलाया था विद्यार्थियों ने, आंदोलन को समाप्ति पर इस आंदोलन में ने असम गण परिषद नामक आंदोलन दल का रूप ले लिया था। जो आंदोलन समाप्त हुआ था, एक समाप्त होते होते उस आंदोलन में एक दल बना था, उस दल का कौन सा रूप ले लिया था, असम गण परिषद नामक का। अगला है, आर्थिक विकास एवं मानव विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो आर्थिक विकास और मानव विकास में क्या अंतर होता है, तो सबसे पहले हम समझे कि आर्थिक विकास क्या होता है। आर्थिक विकास से मतलब होता है कि इसके अंतर्गत केवल मात्रा का विकास सम्मिलित होता है, जो मात्रा से संबंधित होता है। जैसे आर्थिक विकास मानव विकास को प्राप्त करने का एक साधन होता है। अगर जब तक आपका आर्थिक विकास, जो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, तब तक मानव का क्या नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता। इस ये कह लें कि आर्थिक विकास है वो मानव विकास पे क्या करता है, निर्भर करता है। जब तक आर्थिक विकास हो गया तो मानव का ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। एक टॉपिक और भी लिख सकते हैं आपकी, आर्थिक विकास का एक संकीर्ण पक्ष होता है, क्योंकि इसमें केवल वित्तीय पक्ष को ही लिया जाता है। अब देखिए मानव विकास क्या होता है। मानव विकास का एक व्यापक पक्ष होता है, क्योंकि इसमें वित्तीय पक्ष के साथ साथ गैर वित्तीय पक्ष भी क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। मानव विकास में कुछ वित्तीय पक्ष होते हैं, कुछ गैर वित्तीय पक्ष होते हैं, जिसमें मानव का क्या होता है, विकास होता है। इसके अंतर्गत मात्रात्मक विकास के साथ गुणवत्ता पक्ष भी सम्मिलित होता है। मानव के विकास में एक तो मात्रा तो होती है, लेकिन हमारे जो गुणों के जो बदलाव आते हैं वो भी हमारा क्या होता है, विकास होता है। मानव विकास समस्त विकासों का अंतिम लक्ष्य होता है। अगला, तृतीय क्षेत्र क्या होता है। क्या भारत में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है? ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भारत में जो प्राथमिक क्षेत्र जो मानव क्रिया करता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें विकास में मदद करता है। लेकिन इस सेवा जो सेक्टर है, इसमें लोगों का रुझान धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। क्योंकि तृतीय क्षेत्र में कौन कौन लोग आते हैं, अध्यापक है, डॉक्टर है, वकील है, व्यापारी है, दूरसंचार केंद्र है, स्वास्थ्य कर्मचारी, ये जो बड़े क्षेत्र इनमें लोगों का धीरे धीरे रुझान क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ जा रहा है। अगर हम एक आंकड़ा लेके चलें तो 1973 से 1974 में इसकी जीडीपी में योगदान लगभग 48% था, जो 2013 और 2014 में बढ़कर कितना परसेंट हो गया, 68% हो गया। हम ये कह सकते हैं कि तृतीय क्षेत्र निरंतर इसका विकास क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। लोगों की रुचियां इनके प्रति धीरे धीरे बढ़ रही है। अगला है, मुद्रा में लेन देन क्यों किए जाते हैं, उदाहरण से समझाएं कि मुद्रा में लेन देन क्यों किए जाते हैं। इसका एक उदाहरण सहित बताना है।
पहली बात कि मुद्रा में अगर लेन देन करें तो ये पद्धति क्या हो जाती है, एक स्वीकार्य हो जाती है, एक सरल पद्धति हो जाती है, जिससे व्यक्ति के पास मुद्रा होती है, इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदने में आसानी से कर सकता है। सीधी सी बात है, पहले पद्धति होती थी वस्तु के बदले वस्तु, तो ये जरूरी थोड़ी है जो वस्तु हम दे रहे हैं वो अगलों की आवश्यकता हो और जो अगला बेच रहा है वो हमें आवश्यकता हो। अगर इससे अच्छा क्या होता है कि मुद्रा के बदले हम किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं, जो हमारी ये पद्धति को क्या बना देता है, आसान बनाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति भुगतान मुद्रा के रूप में लेना पसंद करता है, फिर भी मुद्रा का इस्तेमाल अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदने के लिए करते हैं। अगला है उदाहरण में कि एक किसान जब बाजार में गेहूं बेचना चाहता है और घरेलू आवश्यकता वस्तुएं खरीदना चाहता है, इसलिए किसान सबसे पहले गेहूं के बदले क्या प्राप्त करेगा, मुद्रा प्राप्त करेगा। इसके पश्चात हम जो घरेलू वस्तुओं की जो किसान को आवश्यकता हुई वो वस्तु क्या खरीदना चाहेगा। अगर मान लो हमें कोई जैसे हमने खेत से अनाज निकाला, हमारी आवश्यकता हमने बेचना चाहा और फिर हमने हमारी आवश्यकता के अनुसार हम अपने संसाधन है जो सामान घरेलू खरीदना चाहते हैं, तो पहले हमने अनाज बेचा और फिर उसके बदले कोई भी दाने खरीदा। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता के चुनने का अधिकार का कोई एक उदाहरण देना। जो उपभोक्ता चुनने का अधिकार है तो उसका के उदाहरण देना है कि किसी भी उपभोक्ता को जो किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वो किसी भी आयु का एवं लिंग हो, किसी भी प्रकार की सेवा प्राप्त करता है, उसे सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का क्या होता है, अधिकार होता है। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की सेवा करता है या कोई वस्तु खरीदता है, कोई भी लिंग हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी किसी भी रिलेटेड से हो, जो भी वस्तु खरीदता है, उपभोग करता है, उसे उससे प्रति क्या होता है, चुनने का या उसकी इच्छा का क्या होता है, अधिकार। उदाहरण के लिए अगर हम ले, यदि एक विक्रेता हमें कहता है कि एक दंत मंजन के साथ कुछ खरीदना पड़ेगा, ये हमारे चुनने के अधिकार का क्या होता है, उल्लंघन होता है। अगर हम दुकान पे गए और वो कहता है कि आपको दंतमंजन ले रहे हो तो इसके साथ कुछ और चीज खरीदनी पड़ेगी, जैसे ब्रश खरीदना पड़ेगा तभी आपको दंतमंजन मिलेगा, तो ये हमारे चुनने के अधिकार का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि हमने चुना किसको था, एक दंतमंजन को चुना था। अगला खंड 6 आता है। इसमें तो खंड 6 में दीर्घकाल प्रश्न होते हैं जिसको शब्द सीमा लिखी जानी होती कम से कम 100 शब्दों में। तो अब पहला क्वेश्चन है ब्रिटेन एवं अन्य यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद की तुलना का अध्ययन का। जो ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों के साथ जो राष्ट्रवाद की तुलना है उसके अध्ययन के रूप में, जो तुलना किस प्रकार हुई उनका क्या करना है, अध्ययन के रूप में लिखना है। अगला है संसाधनों के संरक्षण की क्या आवश्यकता है, इसके संदर्भ में गांधी जी के क्या विचार थे। जो संसाधनों के जो संरक्षण है और बचाव है उनकी क्या और क्यों आवश्यकता है, इनके ऊपर किसके विचार लिखने आपको, गांधी जी के क्या विचार थे ये भी लिखना है। पहले सबसे पहले लिखना है आपको संसाधनों के संरक्षण की क्या आवश्यकता है, हमें संसाधनों को क्यों बचाना चाहिए, हमारी आवश्यकता क्यों है, पहले बात ये लिखने है। अब जैसे संसाधनों की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो ये संसाधन है क्या है, सीमित मात्रा में। फिर जिस तरीके से तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है, औद्योगिकरण हो रहा है, आधुनिकरण हो रहा है, संसाधनों की मांग धीरे धीरे बढ़ रही है, और जो ये प्राणीय जो संसाधन है उससे बनने में क्या लग जाते हैं, लाखों वर्ष का समय लग जाता है। इसलिए हमें संसाधनों को बचाए रखना चाहिए ताकि सतत पोषणीय विकास जो भावी पीढ़ी के लिए क्या हो सके, विकास की जो भावना बन सके। अब देखो, अब अगला टॉपिक बना के आपको लिखना है कि गांधी जी के क्या विचार थे। तो गांधी जी के विचार लिखने हैं कि गांधी जी संसाधनों का संरक्षण चाहता था। उन्होंने कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए क्या है, बहुत कुछ है, लेकिन किसी भी लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं थे। ये गांधी जी के क्या विचार थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ संसाधन है लेकिन पेटी किसी की नहीं भर सकती, ये हम सब लोगों को पता है। अगला है सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को संक्षिप्त में वर्णन करें। जो सार्वजनिक जीवन थी उनमें महिलाओं की बढ़ती भूमिका का वर्णन करना है। पहली बात तो देखो कि इसमें जो सार्वजनिक जीवन में बातें माने जो कार्य करने की पद्धति थी वो बांट दी गई थी कि घर के बाहर का काम क्या करेगा पुरुष और घर के अंदर का काम क्या करेगा महिला करेगी। जैसे महिला घर के अंदर का सारा काम काज जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल करना, ये सारा काम किसको दे दिया था, महिलाओं को दे दिया था। गांव में स्त्रियों को पानी और जलवान की लकड़ी जुटाने के लिए खेती का संबंधित काम दे दिया गया। शहरों में महिलाओं को मध्यवर्गीय परिवारों की नौकरी कर रही थी
और उसी कामकाज में दफ्तर जाती थी। आज के दौर में हम देखें जो डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, प्रबंधन है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय जैसी सेवा में महिला अपना योगदान दे रही है। और आज इन बंधनों से निकल कर आगे बढ़ गई हैं, जबकि पहले के कार्यों में महिला इन लायक नहीं समझा जाता था। विश्व युद्ध के कुछ हिस्सों में जैसे स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है जैसे देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत ऊंचा है। इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं जो पहले लोगों को इन कामों में नहीं करने दिया जाता था, आज महिला पुरुषों के बजाय बढ़ चढ़ के भागों में कार्य में क्या लेती है, भाग लेती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रौद्योगिकी के वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया है, उदाहरण सहित बताना है। जो प्रौद्योगिकी जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है वो किस प्रकार की गई, इसका आपको उदाहरण स्वरूप देके क्या करना है, बताना है। इसके देखिए प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया गया था, तो हम कह सकते हैं कि परिवहन की प्रौद्योगिकी की सुधार लंबी दूरियों को क्या कर दिया गया था, कम, और वस्तुओं को क्या कर दिया, तीव्रतम आपूर्ति की क्या बन जाती है, सुविधाना बन जाती है कि परिवहन की जो दूरियां हैं वो क्या कम कर देती है और उससे वस्तुओं के वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्या बढ़ती है, सुविधान हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ आप ये लिख सकते हैं कि प्रौद्योगिकी में विभिन्न देशों के बीच और सेवाओं का क्या होता है, उत्पादन और प्रसार मुख्यतः भूमिका निभाई जा सकती है। प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण बढ़ रहा है, जैसे जैसे देशों के साथ भी हम क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो प्रश्न आता है खंड द का, जो निम्नात्मक प्रश्न शुरू हो जाते हैं। इन प्रश्नों की शब्द सीमा दी गई है 250, जो 21 और 22 प्रश्न। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का असरदार प्रतीक थी, समझाई। जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ असरदार प्रतिरोध के खिलाफ थी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने पहले ही बात की थी कि महात्मा गांधी ने एक एकता को सूत्र में सब लोगों को एक साथ बांधना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया था, नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक माना और 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में लिखा गया था, उन्होंने 11 मांग उल्लेखित की थी, ये हमने पढ़ा था। कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर थी, कुछ किसानों से, मध्य वर्गों से लेकर। गांधी जी ने इन मांगों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को अपने साथ क्या करना चाहते थे, जोड़ना चाहते थे, या फिर ये कहें मिलाना चाहते। इन मांगों की सबसे महत्वपूर्ण मांग थी कि नमक का क्या कर दिया जाए, कम कर दिया वो क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। नमक उपयोग अधीन निर्धन सभी वर्गों लोगों के लिए लोग करते थे जो नमक का यूज, ये हमारे भोजन का क्या है कि अभिन्न अंग है, जो नमक शहर लोग यूज करते थे। नमक पर एक प्रकार का जो कर था वो गांधी जी क्या करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे। इसलिए इसके बाद हम देखें तो इन्होंने इरविन समझौता किया, उन्होंने जो इरविन द्वारा इस प्रस्ताव को क्या कर दिया था, ठुकरा दिया। फिर गांधी जी ने क्या किया, अपने सहयोगियों के साथ 78 इनके सहयोगी कितने थे, 78 सहयोगी थे, इनके साथ नमक की यात्रा प्रारंभ की। और ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, आप सब लोगों को पता है कि साबरमती में गांधी जी के आश्रम से प्रारंभ हुई थी और 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक स्थान पर जाकर 6 अप्रैल 1930 को क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। गांधी जी ने दांडी पहुंचकर वहां पे उन्होंने पानी उबालकर नमक बनाया और वहां पे इस कानून का क्या कर दिया था, उल्लंघन कर दिया था। इस प्रकार से आप बड़े विस्तार तरीके से लिख सकते हैं। संघवाद से आप क्या समझते हैं, भारतीय केंद्र राज्य सरकार के विधायक अधिकारों को कितने भागों में बांटा गया, ये आपको इसमें लिखना है कि संघवाद से क्या समझते हैं। पहले आपको पूछा जाए कि भारतीय संविधान केंद्र को राज्यों में कितने मध्य विधानसभा अधिकांशों में बांटा गया, तो आप कहें कि इन कितनी सूचियों में बांटा गया, 3 सूचियों में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों में बांटा गया। अब रही बात कि संघवाद क्या है, तो आधुनिक, सबसे पहले आपको ये लिखना है कि संघवाद क्या है। तो संघवाद के बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है, शासन के निजी स्तरों के बीच सत्ता का क्या हो, ऊर्ध्वाधर बंटवारा हो, इसे आमतौर पर क्या कहा जाता है, संघवाद कहा जाता है। इसके बाद इसकी जिम्मेदारी लिख सकते हैं, इसके जो मैंने अभी आपको संविधान के 3 भागों में बंटवारा बताया वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो फिर इनके बाहर विस्तार से वर्णन कर देना, क्योंकि कम से कम 3 पेज में आपको लिखना होता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र निम्नलिखित अंकित करने। जो भारत का मानचित्र इसमें रेखा चित्र में आपको क्या करना है, अंकित करना है। अब पहला है विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम कहाँ आएगा कि विशाखापट्टनम आपका आएगा यहाँ पे। विशाखापट्टनम क्या आएगा, यहाँ पे जो आपका यहाँ है, ये कौन सा क्षेत्र आ जाता है, विशाखापट्टनम।
दूसरा ऑप्शन देखें तो दूसरा ऑप्शन था मेकाल हिल। कौन सा ऑप्शन था? मेकाल हिल। मेकाल हिल कहाँ आएगा? तो मेकाल हिल ये कहें जो मध्य प्रदेश की और झारखंड की सी सीमा है, इसके ऊपर कह सकते हैं कि मेकाल हिल आपका क्या आएगा यहाँ। मेकाले हिल, ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? मेकाल हिल आ जाएगा। अगला ऑप्शन आता है बरौनी। अगला कौन सा ऑप्शन आता है? बरौनी। तो बरौनी आपका ऑप्शन आएगा यहाँ, ये आपका क्या आ जाएगा? बरौनी। और लास्ट ऑप्शन बच जाता है आपका, लास्ट ऑप्शन बच जाता है आपका यहाँ पे आपका बरौनी आ जाएगा। और लास्ट ऑप्शन बच जाता है कौन सा? बसिन। कौन सा बच जाता है? बसिन। तो आपको याद होगा मैंने आपको यहाँ बताया था, जो ऑप्शन था बसिन, ये आपका क्या हो जाएगा? बसिन। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से मॉडल पेपर को समझा और हमने सारे प्रश्नों को अच्छे से हल किया। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो के लिए, धन्यवाद, थैंक यू। और ऐसे वीडियो और देखने के लिए माय चैनल को क्या करें? सब्सक्राइबर करें। एजुकेशन विथ मुकेश कुमार।